ये बहुत बड़ी बात अमित शाह जी ने आज कही है और हर बात जो कह रहे हैं बहुत गंभीरता के साथ और सोच कर कहते हैं। अमित शाह जी अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के कहते हैं। ये इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। तो ये जो बात कही, इसके साथ अमित शाह जी, हम चाहते हैं, हमने कहा था आज कि जो हमारे सेशंस में आ जाएंगे उनको एक सेंस मिलेगा। और मेरा आखिरी सवाल ये होता है कि सरकार में कैसे काम हो रहा है अगले दशक के लिए। हमारी जो थीम है अमित शाह जी, इट इज भारत द नेक्स्ट डेकेड। और आपने परफॉर्मेंस असेसमेंट की बात कही। पहली बार हमें लग रहा है कि सरकार ऐसी बनी है देश में जो अपने परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, जिसमें क्वार्टरली मीटिंग, डेली मीटिंग, वीकली मीटिंग्स, पीयूष गोयल जी भी बोलते हैं कि मैनेजमेंट, असेसमेंट, परफॉर्मेंस, की रिजल्ट एरियाज, KRA, इस तरह से काम हो रहा है। तो आप अगर एक थोड़े एज एन इनसाइडर आप एक सेंस दे सके कि काम कैसे हो रहा है और किस विजन के साथ हो रहा है, तो विल बी वेरी ग्रेटफुल। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव का मौका जी जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव का उपयोग बहुत विजनरी तरीके से किया है। एक युग दृष्टा नेता ही ऐसा सोच सकता है, इस तरह से किया है। अमृत महोत्सव का उपयोग कर कर उन्होंने देश की नई पीढ़ी को आजादी के आंदोलन का पूरा इतिहास याद कराया। आजादी के आंदोलन के नेताओं का, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, उनका महिमा मंडन किया। अब तक 75 साल में हमने जो अचीव किया है उसका आत्मबोध कराकर देश की जनता के अंदर एक गौरव का भाव पैदा किया। और 2047 में इतनी खुलकर बातचीत हो रही है। लोग कह रहे हैं सरकार मीडिया से बात नहीं करती। बहुत एक न्यूज पॉइंट हमें मिल रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी। तो अमित शाह जी, आप बहुत डायरेक्टली बात कर रहे हैं, बहुत खुलकर बात कर रहे हैं और ये इसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है। अमित शाह जी, ये देश में बंटवारे की राजनीति पर सवाल है। ये बहुत डिबेट हो रहा है। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि हमारा स्लोगन है, वी बिलीव इन नेशन फर्स्ट। मगर देश में उत्तर दक्षिण की राजनीति हो जाती है। कोई चुनाव के बाद बांटने की राजनीति हो जाती है। सनातन धर्म और हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश हो रही है। और राहुल गांधी लगातार ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोग विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। इस तरह की डिवाइसिव पॉलिटिक्स, ये ट्रेंड क्यों बन गई है? ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स पर आप क्या कहना चाहते हैं जो इस बार भी हो रहा है? देखिए, भारत जोड़ो के बैनर के तहत भारत तोड़ने की एक्सरसाइज चल रही है। मुझे मालूम नहीं है ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। इतनी पुरानी पार्टी, उनका कोई प्रमुख नेता कहता है हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दो, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। साफ सुन गया है, ऐसे चुप रहती है। मुझे तो आश्चर्य हो गया है ये पार्टी को क्या हो गया है। इनके एलाई पानी पी पी कर सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए जहर उगलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रोकती भी नहीं है, ना मादा है, ना हिम्मत है, ना इच्छा है। और यात्रा लेकर निकलते हैं भारत जोड़ो की। देश की जनता ढंग से समझ ले, इनका एकमात्र लक्ष्य है सत्ता प्राप्त करने का, एपीसमेंट कर कर सत्ता प्राप्त करने का। वो भारत को एक नहीं रख सकते। भारत को एक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी रख सकते हैं। और मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भारत को तोड़ने की बात करी है, जिन लोगों ने विश्व के सबसे पुराने धर्म के, पुरानी संस्कृति को और पुरानी परंपराओं को अपमानित करने की बात की है, इनको देश की जनता को पहचान लेने की भी जरूरत है और दंडित करने की भी जरूरत है। आने वाले चुनाव में मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता अगर हिम्मत है तो इनके भारत तोड़ो की ये सारी घटनाओं का रिपीटेशन चुनावी मंच पर से करें। वो कोई नेता के मुंह से कुछ निकल गया इसका खंडन भी नहीं करते, पार्टी को अपने आप से अलग नहीं करते हैं।
इसका मतलब आपकी पार्टी का एजेंडा ही ये है, आपकी पार्टी का उद्देश्य ही है। और ओबीसी के लिए तो बोलने का कांग्रेस पार्टी को अधिकार ही नहीं। कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश के पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा अन्याय किया है। 50 साल तक काका साहब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को आप दबाकर बैठ गए। इसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आप दबाकर बैठ गए। जब मंडल कमीशन लागू हुआ देश में, राजीव गांधी ने 1 घंटा और 40 मिनट इसके विरोध में भाषण किया था। कांग्रेस पार्टी 55 साल तक सत्ता पर रही, कभी भी ओबीसी को संवैधानिक स्टेटस नहीं दिया, ओबीसी आयोग की रचना नहीं की, नीट की और केंद्र सरकार की परीक्षाओं में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। ये सारा काम हुआ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और एकमात्र सरकार है जिसमें 27 ओबीसी मंत्री बैठे हैं। और राहुल गांधी देश को ज्वाइंट सेक्रेटरीज गिना रहे हैं, सेक्रेटरीज गिना रहे हैं। जी, मैं इनको बताना चाहता हूं, अभी जो भारत सरकार में सेक्रेटरी बना है वो आपके शासन में भर्ती हुआ है, वो प्रमोट होते होते यहां सेक्रेटरी बना है। आप हमें क्या दोष रहे हो? इनको देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है वो दिखाई नहीं पड़ता, देश की कैबिनेट में 27 मंत्री है वो दिखाई नहीं पड़ते, किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया कि इतने सेक्रेटरी ओबीसी है वो रटे जा रहे हैं। और देश की जनता भी बहुत एंटरटेनमेंट के भाव से उनको सुन भी रही मगर वास्तविकता देश की जनता भी जानती है कि ओबीसी का, पिछड़ा वर्ग का जितना विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है, अन्याय जितना कांग्रेस पार्टी ने किया है, इतना किसी और राजनीतिक दल ने नहीं किया। अगला सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल मेरा यह है कि पिछले 5 साल में गृह मंत्रालय ने FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई की है। होम मिनिस्ट्री का अपना डेटा है कि 16,000 एनजीओ जो है उनके FCRA लाइसेंस को कैंसिल किया गया है। उसके साथ साथ टेरर फंडिंग, एनजीओ फंडिंग पर रोकने की कोशिश हुई है, लेकिन शायद पूरी सफलता नहीं मिली। इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है? एक तो जो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सेल होते हैं, नेक्सस है, इसके फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश है या एनजीओस को टारगेट किया जा रहा है, वो कहते हैं। तो इस पर अगर आप देखिए अपनी अर्णव जी, आप दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। अच्छा, FCRA को हमने कानून में परिवर्तन किया। कानून को में परिवर्तन करने का हमारा उद्देश्य था कि FCRA का उपयोग कर विदेशों से चंदा लाकर, डोनेशन लाकर इस देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए। एक, सेवा के लिए अगर कोई पैसा भेजता है, सेवा कार्य के लिए करता है, व्यक्ति समूह के उत्थान के लिए भेजता है, तो उसका स्वागत है। हमने कठोर नियम बनाए, ऑडिट कंपलसरी किया और ऑडिट को रेगुलर किया। इसके आधार पर ये सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं। कुछ लोगों ने तो 16,000 में से 12,000 लोगों ने स्वतः ही कैंसिल करा दिया। भारत सरकार ने नहीं किया है, वो स्वतः विड्रॉल का अर्जी डाले हैं। तो 4,000 ऑडिट के आधार पर कैंसिल किए हैं। तो जो लोग हाय तौबा करें उनको मेरा यही कहना है कि कानून की परिधि में रहकर कोई भी व्यक्ति कितना भी चंदा विदेश से लाए, भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। वो देश के नागरिकों के और देश के समाज के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए। देश की जनसांख्यिकी बदलने के उद्देश्य से खर्च नहीं होना चाहिए। अगर जनसांख्यिकी के बदलने के उद्देश्य से खर्च होगा तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, इसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। जहां तक टेरर फंडिंग का सवाल है, 1914 से हमने टेररिस्ट एक्टिविटी और टेररिस्टों के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के क्रमबद्ध कदम उठाए हैं। हमने NIA को, ED को, दोनों को टेरर लिंक्स, हवाला के जरिए पैसा आने वाले टेरर फंडिंग और नार्को टेरर लिंक्स को पकड़कर उसको खत्म करने की दिशा में एक्टिव किया है। सैकड़ों रेड्स हुई हैं और बहुत कठोरता के साथ उनके फंडिंग के फ्लो को बहुत पतला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ऐसी चीजें जो सार्वजनिक चर्चा में नहीं आती है,
मगर मैं कहता हूं कि मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है कि हमने टेररिज्म के लिए आने वाले फंड को लगभग